सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। प्रयागराज की शक्ति दुबे ने टॉप किया है, जबकि हर्षिता गोयल दूसरे नंबर पर रही। गाजियाबाद की आशीष शर्मा 12वें नंबर पर है। टॉप 20 में 8 लड़कियां शामिल हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, तो आपको बता रहे हैं किस तरीके से लड़कियों ने एक बार फिर से परचम लहराया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से एक बार फिर लड़कियों ने कमाल कर दिखाया है। यूपीएससी के एग्जाम रिजल्ट में टॉप 20 में 8 लड़कियां शामिल हैं। शक्ति दुबे जो कि रैंक 1 पे रही, प्रयागराज की रहने वाली हैं। हर्षिता गोयल दूसरे नंबर पर रही। आशीष शर्मा, उन्होंने 12वीं रैंक हासिल की, वो गाजियाबाद की रहने वाली हैं। तो यूपीएससी में प्रयागराज की शक्ति दुबे टॉपर बनी है। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यूपीएससी टॉपर्स शक्ति दुबे प्रयागराज की रहने वाली, हर्षिता गोयल, आशीष शर्मा गाजियाबाद की रहने वाली। पहली 2 रैंक्स लड़कियों के नाम रही और टॉप 20 में 8 लड़कियों ने अपनी जगह बनाई इस रिजल्ट में। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यूपीएससी का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। पूरी लिस्ट अगर आप उठा करके देखेंगे तो जो टॉप 20 रैंक हैं उसमें 8 पोजीशंस लड़कियों ने हासिल की हैं। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने बाबा रामदेव को फटकार लगाई है। शरबत को लेकर दिए बयान पर फटकार लगाई। ऐसे बयान को माफ नहीं किया जा सकता, हाई कोर्ट ने कहा है। शरबत प्रोडक्ट को लेकर उन्होंने बयान दिया था। बाबा रामदेव ने एक कंपनी के शरबत प्रोडक्ट के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी। चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने आधुनिक जीवन शैली पर निशाना साधा और कहा कि आज हम जो खाना खा रहे हैं वो शरीर के लिए काफी नुकसानदायक है। हम डीएपी, यूरिया, पेस्टिसाइड वाला खाना खा रहे हैं, जिसके कारण स्वास्थ्य खराब हो रहा है। उन्होंने कहा पश्चिमी सभ्यता आई तो हमने अपनी सभ्यता संस्कृति को छोड़ दिया, लेकिन आज एक बार फिर से उसी पर लौट रहे हैं। ज्यादा पैसा क्या करोगे? जिसके पास ज्यादा पैसा होता है उसे डायबिटीज, बीपी जैसी 10 बीमारियां हो जाती हैं। मयंकेश्वर शरण सिंह अम्बेडकर नगर में महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे। चाहे दाल हो, रोटी हो, सब्जी हो, चावल हो, इनमें जिस तरीके के पेस्टिसाइड, डीएपी, यूरिया, इन सब का प्रयोग होता चला जा रहा है। अब पता नहीं आप लोग मेरी बात से सहमत हो कि ना हो, लेकिन इसका नुकसान हमारे शरीर पे बहुत अधिक होता चला जा रहा है। और इसी वजह से ये सब जितनी खतरनाक बीमारियां हैं उनमें बढ़ोतरी होती चली जा रही है। जमाना पैसे की तरफ बहुत भाग रहा है, लेकिन जो भी लोग पैसे की तरफ भाग रहे हैं उनको चैन नहीं मिलता। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के न्योते पर प्रधानमंत्री मोदी 2 दिनों की यात्रा के लिए सऊदी अरब पहुंचे हैं और खास नजारा उस वक्त देखने को मिला जब प्रधानमंत्री मोदी के विमान के सऊदी हवाई क्षेत्र में पहुंचते ही उनका अनोखे अंदाज में स्वागत हुआ। जैसे ही पीएम मोदी का प्लेन सऊदी अरब के आसमान में पहुंचा, सऊदी अरब के फाइटर जेट उसके साथ उसे सुरक्षा देते हुए उड़ने लगे। समाजवादी पार्टी को रामजीलाल सुमन नाम का ऐसा नायाब हीरा मिल गया है जिसके सहारे समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में अपनी नई पारी खेलना चाहती है। जिस तरह से सपा लगातार रामजीलाल सुमन का बचाव कर रही है, उससे साफ है कि संग्राम अभी जारी रहेगा। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से जातीय समीकरण को सेट करने की तैयारी कर रहा है। शायद सपा के इसी मिशन के लिए रामजीलाल सुमन नाम का ऐसा नायाब हीरा मिल गया है जिसके चलते सपा 2027 की समीकरण सेट करने लगी है। हालांकि सपा जाति की राजनीति से इनकार कर रही है। गैर बराबरी जो इस समाज में स्थापित थी सदियों से, उस गैर बराबरी को खत्म कर आपस में भाईचारा और समता की बात समाजवाद कहता है। तो ये आरोप बिल्कुल गलत है कि समाजवादी पार्टी कोई जातीय राजनीति कर रही है। अगर दलितों की अस्मिता पे, दलितों के सांसद पे अगर इस तरह का कोई बयान आएगा, कोई लोग धमकी देंगे तो समाजवादी पार्टी उनकी लड़ाई लड़ेगी।
समाजवादी पार्टी पीडीए के फॉर्मूले पर चलकर दलित वोट बैंक को साध रही है। अजय राय का कहना है कि कांग्रेस हमेशा दलितों के साथ रही है। कांग्रेस लगातार दलितों के साथ खड़ी रही है, आज नहीं, शुरू से उठाकर आप देख लेंगे, कोई नई बात नहीं हमारे लिए। जगजीवन राम जी से लेकर और उनकी पुत्री से लेकर मीरा कुमार जी से सबको हमने सम्मान दिया है। उत्तर प्रदेश से लेकर हर जगह दलित हमारे साथ खड़ा है, दलित हमारे साथ आ रहा है। सपा को 2024 के नतीजों जैसा 2027 की आस लग रही है, इसलिए सपा जातीय समीकरण की तैयारी में है। एक नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं और चूंकि इस समय पीडीए को लेके लोकसभा चुनाव में सपा को फायदा हुआ था, कांग्रेस को भी उसका बेनिफिट मिला, तो अखिलेश इसी मुद्दे को ज्यादा आक्रामक तरीके से जनता के बीच ले जा रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी को इस रणनीति का कितना फायदा होगा, ये वक्त ही बताएगा। ऐसे में समाजवादी पार्टी इस बार नया प्रयोग दलित वोट बैंक पर कर रहा है, यानी रामजीलाल सुमन को मुख्य भूमिका में रखते हुए समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव में जाना चाहती है। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। एमपी के बाद अब यूपी में महिलाओं के डीजे पर डांस करने से बैन की मांग उठ रही है। बागपत में गुर्जर समाज की पंचायत में गुर्जर समाज के लोगों ने ये मांग की और कहा कि विवाह शादी उत्सव में महिलाएं जो डीजे पर डांस करती हैं वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, समाज और संस्कृति के लिए ठीक नहीं। इतना ही नहीं, इस पंचायत में डीजे तक पर बैन लगाने की मांग की गई। दरअसल इससे पहले गुर्जर समाज के लोगों की ओर से मध्य प्रदेश में भी एक पंचायत बुलाई गई थी और इसी तरह महिलाओं के डीजे पर डांस को प्रतिबंधित करने की मांग की गई थी। इतना ही नहीं, बाकायदा जुर्माना तक तय कर दिया गया था, जिसमें डांस करने वाली महिलाओं के परिवार पर 15,000 का आर्थिक दंड लगाने का फरमान सुनाया गया। मिनी पंचायत है, इसमें हमने विचार रखा है क्योंकि हमारे जो मध्य प्रदेश में हमारे समाज में एक पहल की है कि वहाँ डीजे बंद हो और डीजे पे जो मातृशक्ति नाचती थी, जो महिलाएं हमारी लेडीजें नाचती हुई रोड पे जाती थी, रोड बाधित होता था, लोग कमेंट्स भी करते थे, तो उस चीज़ पे भी रोक लगा दी वहाँ उन्होंने कि कोई रोड पे चलते हुए कोई महिला नाचेगी नहीं, उन पर आर्थिक दंड होगा। तो उसी की तर्ज पे हमने यहाँ एक गोष्ठी की है। अभी छोटी गोष्ठी, आगे आने वाले टाइम और बड़ी भी करेंगे कि ये ऐसी चीज़ें बंद हों। लगभग पिछले 10 वर्षों से इन चीज़ों में बढ़ावा आया, तो कहीं ना कहीं हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि इस पर हम चिंतन करें और गंभीरता से इस पर हम विचार करें। सहारनपुर के विश्वविख्यात इस्लामिक शिक्षण संस्थान दारुल उलूम देवबंद ने एक बार फिर से छात्रों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक की घोषणा की और कहा कि नए और पुराने सभी छात्र इस नियम के तहत आएंगे। मल्टीमीडिया और एंड्रॉयड फोन्स के इस्तेमाल पर रोक है और संस्थान की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि छात्रों का ध्यान शिक्षा से भटकाने वाले किसी भी उपकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस फैसले के पीछे तर्क दिया गया कि आधुनिक टेक्निक, खासतौर पर स्मार्टफोन, छात्रों की पढ़ाई में बाधा बन रहे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड विंस कल आगरा जाएंगे। आगरा में उनके भव्य स्वागत की तैयारी की गई है। वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ ताजमहल का दीदार करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ खोरिया एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करेंगे। एयरपोर्ट से लेकर शिल्पग्राम तक करीब 15 किलोमीटर लंबे रूट पर करीब 5,000 स्कूली बच्चे जगह जगह उनका स्वागत करते हुए नजर आएंगे। इसमें ताजमहल विजिट का प्रोग्राम है, वो सुबह 9 साढ़े 9 के आसपास टेंटेटिव बताया गया है उनका फ्लाइट लैंड करेगा और कुछ कल्चर प्रोग्राम्स एयरपोर्ट्स में ही होंगे। उसके बाद वो बाय रोड आएंगे और ताजमहल विजिट करेंगे और फिर वापस चले जाएंगे। इस क्रम में जगह जगह पर स्कूली बच्चे हैं और उसके अलावा बाकी जो कलाकार वगैरह हैं उनके परफॉर्मेंसेज भी रखे हैं। तो उस क्रम में हम लोगों ने जितने भी इस तरह के परफॉर्मेंस करने वाले हैं या जो प्रेसिडेंट की क्लोज विसिनिटी में आएंगे उन सबका सत्यापन करा लिया गया है। इसके अतिरिक्त रूट पर पूरी फोर्स लगाई गई है, ताजमहल पर भी फोर्स लगाई गई है। खेरिया एयरपोर्ट से लेकर ताजमहल तक 15 किलोमीटर के इस दायरे में 5,000 बच्चों के द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। एक तस्वीर सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। इसी रोड से जेडी विंस होते हुए गुजरेंगे जो कि ताजमहल के लिए जाता है। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर ताजमहल है, उसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही अलर्ट है। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी आगरा में डेरा जमाई हुई है, चप्पे चप्पे पर नजर रखी हुई है। हालांकि जब आगरा की धरती पर जेडी विंस कदम रखेंगे उसके बाद से ही वे अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों के घेरे में नजर आएंगे। जो आगरा पुलिस है, आगरा पुलिस के अधिकारी हैं, उनको दूसरे नंबर पर रखा जाएगा।
हालांकि आगरा में उनकी सुरक्षा को लेकर पुलिस अधिकारियों के द्वारा लगातार रिहर्सल किया जा रहा है, चेतावनी दे दी गई है, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। ऋषिकेश में एडवेंचर टूरिज्म के तहत रिवर राफ्टिंग और बीच कैंपिंग के लिए देश भर से पर्यटक पहुंचते हैं और अब इसके विकास के लिए सरकार राफ्टिंग बेस स्टेशन बनाने जा रही है, जिससे एडवेंचर टूरिज्म के शौकीन लोगों को फायदा होगा। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। ऋषिकेश में राफ्टिंग कारोबार के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने 100 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जिससे पर्यटकों को एक ही जगह बेस स्टेशन समेत सभी सुविधा मिल सके और उत्तराखंड में पर्यटन कारोबार परवान चढ़ सके। लेकिन गंगा के बीच पर कैंपिंग में एनजीटी से लगी रोक ने यहाँ के एडवेंचर टूरिज्म को कई अलग अलग जगहों पर बांट कर रख दिया, जिसका असर यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री पर पड़ रहा है। ये पर्यटक सारा बिखरा पड़ा है, कुछ तो पौड़ी में चला गया, कुछ टिहरी में, कुछ देहरादून जिले के अंदर 3-4 जिले के अंदर ये जय विभाजित हो चुका है। उनको एकत्र एक जगह कर दिया जाए और कैंपिंग में जिस तरह से रोक है, अगर कैंपिंग के लिए जो है वो जो पिच है उनका सौंदर्यकरण किया जाए, उससे उसका उठान हो। तो एनजीटी ने गंगा नदी के 100 मीटर के दायरे में कैंपिंग पर प्रतिबंध लगा रखा है और ये प्रतिबंध ऋषिकेश से लेकर बद्रीनाथ रोड पर स्थित एक छोटे से गांव कोडियाला तक लगाया गया है। लेकिन एनजीटी की रोक के बाद पौड़ी के ग्रामीण इलाकों में लोग प्राइवेट लैंड पर एडवेंचर टूरिज्म की गतिविधियां कर रहे हैं, जिससे पर्यटकों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ऐसे में एनजीटी द्वारा गंगा किनारे जो इस्टेब्लिश व्यवसाय था, कैंपिंग का व्यवसाय, उसको अचानक से बंद कर दिया गया, जबकि होना ये चाहिए था कि रूल रेगुलेशन बनाए जाते और उनका अनुपालन करने के लिए मजबूर किया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। हुआ ये कि जो गंगा जी के किनारे जो कैंप्स थे वो ट्रिब्यूटरीज में चले गए, गाँव की तरफ चले गए, जहाँ उनको कोई मॉनिटर नहीं हो रहा है। जहाँ उत्तराखंड में आर्थिकी का मुख्य आधार पर्यटन है, ऐसे में सरकार को चाहिए कि यहाँ के गंगा बीच को डेवलप करे, जिससे आने वाले पर्यटकों को एक ही जगह पर सारी सुविधाएं मिलें और यहाँ का पर्यटन कारोबार परवान चढ़ सके। न्यूज़ 18 के लिए ऋषिकेश से आशीष डोभाल की रिपोर्ट। रामनगर के फोटो टूरिज्म जोन में एक गजराज को कैमरे पर गुस्सा आ रहा है और ये गजराज 3 दिनों में 2 कैमरे तोड़ चुका है। दरअसल तराई पश्चिमी वन विभाग ने फोटो में वन्य जीवों की गतिविधियों को देखने के लिए कैमरे लगाए हैं। सेंसर्स लगे ये कैमरे ऑब्जेक्ट के सामने आते ही फ्लैश चलाकर फोटो क्लिक कर लेते हैं। ऐसे में गजराज ने फ्लैश चलते ही कैमरे पर अपनी नाराजगी दिखाई और उसे तोड़ डाला। अब विभाग कैमरों को ऐसी जगह लगा रहा है जहां पर गजराज का सूंड ना पहुंच पाए। है और वो जहाँ पे हम लोग जो मॉनिटरिंग के लिए जो कैमरे लगाते हैं वो उन तक पहुंचता है वो, और उसके बाद में जैसे ही उसमें फ्लैश लाइट चमकने लगती है तो वो उसको तोड़ने की कोशिश करता है। तो इस तरह से उसने 2 कैमरे हमारे क्षतिग्रस्त किए हैं, लेकिन अब हम लोग अपने थोड़े उसको चेंज करते हुए अलग ऐसी जगह लगा रहे हैं जिसको हाथी सीधे उस पर नजर नहीं पड़ रही है उसकी। बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे और जिसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। बद्री केदार मंदिर समिति बद्रीनाथ धाम में रंग रोगन का काम अंतिम चरणों में चल रहा है और मंदिर परिसर के साथ साथ सिंह द्वार को रंगों से सजाने का काम चल रहा है। बीकेटीसी धाम में सभी कार्य पूरे करने में जुटी है। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।